आदाब, मैं मसरूर हसन सिद्दीकी एडवोकेट प्रेसिडेंट वक्फ प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यूनिट आपसे मुखातिब हूँ। चंद रोज पहले मैंने आपको 123 वक्फ प्रॉपर्टीज का जो तनाज़ा उठा है LNDO का लेटर आने के बाद, उसमें टाइम आपको एक वीडियो में अपनी बात रखी थी। तो उसी कड़ी को आज आगे बढ़ाते हुए मैं आपसे आज फिर कुछ नई बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जैसा उस वीडियो में मैंने बताया था कि 1857 में गदर के बाद जब अंग्रेज़ों ने देखा कि मुसलमानों का एक अहम रोल था जंग आज़ादी में और अंग्रेज़ों के खिलाफ जो बगावत हुई उसमें मुसलमान आगे थे, तो अंग्रेज़ों ने उस चीज़ को देखते हुए मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई करी उनके अगेंस्ट। तो 1867 में मुसलमानों को उन्होंने सोचा कि सबसे ज़्यादा नुकसान अगर पहुंचाया जा सकता है तो ये जो औकाफ की प्रॉपर्टीज़ है, मुसलमानों की वक्फ प्रॉपर्टीज़ जो है उनको एक्वायर किया जाए। तो 1867 से उन्होंने मुसलमानों की प्रॉपर्टियों को एक्वायर करना शुरू कर दिया था, जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ थी। 1911 में जब अंग्रेज कैपिटल शिफ्ट हुई दिल्ली, तो 1911 से 15 के बीच में फसीलबंद शहर के बाद बाहर बहुत बेतहाशा प्रॉपर्टीज़ जो मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ थी, वक्फ प्रॉपर्टीज़ थी, उनको एक्वायर किया गया। कुछ लोग जो प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थी उनको तो उन्होंने कंपनसेशन ले लिया। कुछ वक्फ के जो मुतवल्लियान थे उन्होंने इस चीज़ को नहीं माना, उन्होंने इसकी जद्दोजहद की, अदालत में मुकदमे भी लड़े और किसी भी तरह वो अंग्रेज़ों से उन एक्वायर जो की हुई प्रॉपर्टीज़ थी उनका मुआवजा उन्होंने नहीं लिया। लेकिन सरकार ने जब वो प्रॉपर्टीज़ अपनी तहवील में ले ली थी तो रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड होता है, सरकार ने उसमें रेवेन्यू के रिकॉर्ड में तो ये लिख दिया कि प्रॉपर्टी का यूज़ क्या हो रहा है, कि वो मस्जिद है, खानका है, दरगाह है। यूज़र के खाने में तो उन्होंने वही चीज़ लिखी जो वहाँ पे मौजूद थी। मस्जिद मौजूद थी तो उसमें मस्जिद ही लिखा, खानका थी या दरगाह थी या कब्रस्तान था तो वही उन्होंने लिखा उसमें। लेकिन जो एक उसमें ऑनरशिप का कॉलम होता है उसमें उन्होंने लिख दिया सरकार दौलत मदार, यानी कि ओनरशिप में उन्होंने लिख दिया कि सरकार या गवर्नमेंट इस चीज़ की मालिक है। यही सरकार दौलत मदार बाद में आके LNDO हो गई। आज़ादी के बाद जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई तो वो LNDO कहलाने लगी। तो वहाँ पे आज भी रेवेन्यू का जो रिकॉर्ड है उसमें है, तो ये बाय यूज़र तो ये आपको साफ लग रहा है कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज़ है, क्योंकि उसमें वो काम हो रहे हैं जो मजहब इस्लाम के साथ पायस है, जिसकी मजहब इस्लाम अलाउ करता है, जिसको वक्फ तस्लीम किया जाता है, वो सब काम वहाँ पर हो रहे हैं। चाहे मदरसा हो, मस्जिद हो, खानका हो, दरगाह हो, तकिया हो या ऐसी कोई भी जगह हो, चिल्ला हो, जो भी जगह है, ऐसी बहुत सारी जगहों को अलग अलग नामों से जाना जाता है और वहाँ पे वक्फ का काम हो रहा है। तो वो वक्फ तो उन्होंने मान लिया कि बाय यूज़र वो वक्फ है, लेकिन ओनरशिप में फिर भी सरकार दौलत मदार ही लिखा रहा। तो ये मामला चलता रहा और जब फिर मैं पिछली बात ही रिपीट कर रहा हूँ जो पिछले वीडियो में थी, ताकि आपको याद हो रहे कि 1970 में जब वक्फ का सर्वे हुआ दिल्ली में वक्फ प्रॉपर्टीज़ का और उसका गजट नोटिफिकेशन हुआ और वो एक डॉक्यूमेंट की शक्ल में सामने आया, तो फौरन उसको देखते हुए LNDO और DDA ने जो प्रॉपर्टीज़ उनकी तहवील में थी, जहाँ जिसमें वो अपने आप को मालिक कहते थे, सरकार दौलत मदार उनके नाम ओनरशिप में लिखा हुआ था, तो उन्होंने उनको 100 इन सब के खिलाफ उन्होंने डिक्लेरेटरी सूट डाले और वो सूट जो है केस कोर्ट में चल रहे थे। मुसलमानों की बार बार यही कोशिश रही कि ये प्रॉपर्टीज़ को वक्फ प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर किया जाए। तो 1970 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, इंदिरा गांधी थी वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और फखरुद्दीन अली अहमद साहब फूड मिनिस्टर थे, तो उनके कहने पे एक IAS ऑफिसर थे सैयद मुजफ्फर हुसैन बर्नी, उनके नाम के से ये कमेटी मंसूब है जो हम जानते हैं बर्नी कमेटी। तो ये बर्नी साहब ने इसकी इंक्वायरी करी और इंक्वायरी करने के बाद उन्होंने 1984 में जब रिपोर्ट दी तो उसमें उन्होंने प्रॉपर्टीज़ को 3 कैटेगरीज में बांटा था, जिसमें 247 प्रॉपर्टीज़ थी। मुसलमान आज से 123 प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे हैं, उन 124 प्रॉपर्टीज़ की बात नहीं कर रहे हैं जो बर्नी कमेटी ने मुसलमानों को देने से मना कर दिया था। तो हमारी खाली 123 प्रॉपर्टीज़ के लिए लड़ाई नहीं होनी चाहिए, हमारी लड़ाई होनी चाहिए उन 247 प्रॉपर्टीज़ के लिए जो बर्नी कमेटी में जिनकी निशानदेही की गई थी। हालांकि मुसलमानों की तो हज़ारों प्रॉपर्टीज़ हैं जो अंग्रेज़ों ने एक्वायर कर ली थी, लेकिन बर्नी कमेटी की रिपोर्ट की ही अगर बात करें तो 247 प्रॉपर्टीज़ थी जिनको उन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरीज में बांटा था। कैटेगरी A में उन्होंने कहा था कि 123 प्रॉपर्टीज़ है, जिसमें से 62 DDA की हैं और 61 LNDO के पास है, जो जिसको कहा गया था कि ये मुसलमानों को वापस कर दी जाए। अरे ये तो मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ थी, वक्फ प्रॉपर्टीज़ थी, सिर्फ वहाँ पे रेवेन्यू रिकॉर्ड में सिर्फ ओनरशिप में सरकार दौलत मदार लिखा हुआ था, मतलब गवर्नमेंट मालिक है, तो उसकी वजह से वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थोड़ी हो जाएगी।
गवर्नमेंट किसी वक्फ की मालिक थोड़ी हो सकती है। वक्फ के मालिक तो वक्फ बोर्ड होगा जो वक्फ एक्ट के तहत कार्रवाई करता है और हर चीज की जो है वो कस्टोडियन है वक्फ प्रॉपर्टीज का, तो मालिक तो वक्फ बोर्ड को होना था। तो उसके बाद इन्होंने कांग्रेस ने एक और चीज रखी कि हम आपको ये प्रॉपर्टीज रिलीज करेंगे, तो उसमें उन्होंने कहा कि हम ₹1 पर एकड़ के हिसाब से आपको ये लीज पर देंगे। तो उस टाइम ही मुसलमानों को इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना था कि 123 प्रॉपर्टीज जो कि वक्फ प्रॉपर्टीज है उसको हम लीज पर क्यों लेंगे, हमको उसके किराएदार बन के रहेंगे, प्रॉपर्टीज के मालिक हम हैं। तो उस चीज को जद्दोजहद करनी थी, लेकिन उस टाइम भी ये मामला सही तरीके से नहीं उठा। लेकिन ये मामला इल्तवा में पड़ गया क्योंकि आपको पता है कि विश्व हिंदू परिषद इस चीज को लेके हाईकोर्ट में चली गई थी 1984 में। ये तो प्रॉपर्टीज ए है जो 123 प्रॉपर्टीज है। इसी तरह प्रॉपर्टी बी कैटेगरी में 40 प्रॉपर्टीज आती हैं जिसमें 19 LNDO के अंडर में है और 21 DDA के अंडर में थी, जो कि देखने में और उसको इस्तेमाल के हिसाब से वो मुस्लिम स्ट्रक्चर ही लगते थे क्योंकि वो मस्जिदें थी, दरगाह थी, और लेकिन वो किसी पार्क के अंदर या किसी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के बीच में सिचुएटेड थी। तो वर्नी कमेटी ने कहा क्योंकि ये प्रॉपर्टीज किसी पार्क के अंडर में है या बीच में है तो डायरेक्टली इसको वक्फ बोर्ड को ना दिया जाए, इसकी जो मिल्कियत है वो हमारे पास ही रहेगी, लेकिन मैनेजमेंट जो है उसको वक्फ बोर्ड को दे दिया जाए। तो पूरी तरह भी ट्रांसफर नहीं कर रहे थे उन 40 प्रॉपर्टीज को, सिर्फ वक्फ बोर्ड, क्योंकि वहाँ मस्जिदें वगैरह थी। तो ये कहा गया कि इसका इंसराम मस्जिदों का वक्फ बोर्ड के पास रहेगा, लेकिन मिल्कियत जो है ये सरकारी रिकॉर्ड में ये गवर्नमेंट की ही रहेगी। इसी तरह प्रॉपर्टीज कैटेगरी सी बनाई गई थी जिसमें 84 प्रॉपर्टीज थी, जिसमें 29 LNDO के पास थी, 55 DDA के पास थी। उसको रिकमेंड नहीं किया था कि ये प्रॉपर्टीज मुसलमानों को देने या ना देने के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं हुई थी, वो गवर्नमेंट के पास ही रह गई थी। इस तरह बी और सी कैटेगरीज की जो 124 प्रॉपर्टीज है वो आज भी गवर्नमेंट के ही नाम में है और गवर्नमेंट के पास है। तो इस तरह ये टोटल थी 247 प्रॉपर्टीज। इसी तरह एक मीर नसरुल्ला कमेटी बनी थी। उस मीर नसरुल्ला कमेटी ने तो 300 से ज्यादा प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई करी थी जो वक्फ प्रॉपर्टीज थी। वो कमेटी की रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में डाल दी गई। तो ये सब कांग्रेस की नाअहली थी, कांग्रेस की साजिश कही है। कांग्रेस को क्या, मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करते रही कांग्रेस, लेकिन मुसलमानों के जो जायज और सही मसाइल थे उसको किसी तरह उन्होंने सुलझाने की कोशिश नहीं करी, उसे लैतुल लाल में डाल के रखा और वो आज तक ही वो पेंडिंग है और मुसलमान उस चीज को आज भी भुगत रहा है। तो विश्व हिंदू परिषद ने 1984 में जब 123 के डिनोटिफिकेशन का आया तो उसको फौरन उन्होंने चैलेंज कर दिया था और कोर्ट से स्टे ले लिया था, जो कोर्ट 2014 में जाके वो पिटीशन डिस्पोज हुई। 30 साल के बाद हाई कोर्ट ने सीवियर डायरेक्शन दी थी गवर्नमेंट को कि आप इसको एक फ्रेश लुक दीजिए, दोबारा से देखिए और इसमें सब स्टेक होल्डर से बात कीजिए और जैसे भी हो इस मामले को सुलझाइए। तो कांग्रेस ने 2014 में जाते जाते वो नोटिफिकेशन कर दिया था और वो नोटिफिकेशन फिर चैलेंज हो गया और ये मामला तब से आप समझ लीजिए कि 1867 से मुसलमान जो है इन वक्फ प्रॉपर्टीज की जद्दोजहद करते चले आ रहे हैं। अब मामला जो अब रिसेंटली आया है कि, और इसमें 2 कानूनी पॉइंट ये आते हैं कि गवर्नमेंट ने, जो विश्व हिंदू परिषद ने स्टैंड लिया था कि सेक्शन 48A में अगर कोई प्रॉपर्टी गवर्नमेंट एक्वायर कर लेती है, एक्विजिशन हो जाता है, किसी पर्पस के लिए एक्वायर की गई है, तो गवर्नमेंट उसको वापस रिटर्न नहीं कर सकती, चाहे मुआवजा लिया हो या ना लिया हो। गवर्नमेंट अपनी एक्विजिशन में, अपनी तहवील में ली हुई प्रॉपर्टी वापस नहीं कर सकती। एक तो ये ऑब्जेक्शन है लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत जो विश्व हिंदू परिषद ने ली थी, और दूसरा ये भी था कि किसी एक, वो उन्होंने तो ये मान लिया था ना कि जब गवर्नमेंट की तहवील में प्रॉपर्टी आ गई है वो तो फिर गवर्नमेंट की हो गई, और एक सेकुलर मुल्क में कोई भी गवर्नमेंट किसी प्रॉपर्टी को किसी एक रिलीजियस कम्युनिटी के काम के लिए नहीं देगी। तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी इसमें हिट होता है, तो इस चीज को भी देखना होगा। जो विश्व हिंदू परिषद ने ये 2 मुद्दे उठाए हैं। उसके बाद यह है कि DDA एक्ट में भी सेक्शन 54D में है कि कोई DDA कोई भी किसी रिलीजियस प्लेस को या किसी रिलीजियस प्रीमिसेस को एक्वायर नहीं करेगी। तो DDA ने किस तरह जो है किसी मस्जिद को या खानका को या कब्रस्तान को कैसे एक्वायर कर रही है, दैट इज ए क्लियर वायलेशन ऑफ 54D ऑफ DDA एक्ट। तो ये तो इसका कानूनी पहलू है। अब बात आती है कि जब कमेटी बन गई थी, चाहे 1 मैन कमेटी बनी या 2 मैन कमेटी बनी, तो दिल्ली वक्फ बोर्ड का इसमें क्या रोल रहा उस चीज को देखना है। जब ये 1 मैन कमेटी बनी तब DDA जब इसकी सुनवाई होती थी तब दिल्ली वक्फ बोर्ड ने उसको चैलेंज नहीं किया था।
उसकी इंक्वायरी पूरी होती रही, बल्कि जब उसकी रिपोर्ट आई तो जैसे चेयरमैन कहते हैं कि हमारे पास वो डॉक्यूमेंट शेयर करे गए थे, लोगों को स्टेक होल्डर्स के क्या क्या ऑब्जेक्शंस आई थी वो हमने देखी थी। तो इसका मतलब आपने 123 कमेटीज की डी नोटिफिकेशन के बाद 1 मेंबर कमेटी को एक्सेप्ट कर लिया था। तो आपने क्यों एक्सेप्ट किया था? 1 मेंबर कमेटी को भी आपको रिजेक्ट करना चाहिए था, उसके अगेंस्ट जाना चाहिए था, और डी नोटिफिकेशन का जो ऑर्डर था 123 का उसको नाफिज कराना चाहिए था। या ₹1 लीज वाला मामला था, उसको भी चैलेंज करना चाहिए था। आपने ₹1 पड़ेगा लीज वाले मामले को भी चैलेंज नहीं करा कि भाई हम मालिक है, हमारी मिल्कियत है, गलती से या कैसे भी है गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया, हमारी चीज हमको वापस मिल रही है, तो हम उसके किराएदार क्यों बने? हम तो मालिक है उसको। आपने ₹1 पर एकड़ वाले को भी चैलेंज नहीं करा, आपने 1 मैन कमेटी को भी चैलेंज नहीं करा। उसके बाद आती है 2 मैन कमेटी। 2 मैन कमेटी को भी आपने चैलेंज नहीं करा। 2 मैन कमेटी ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी, अखबार में पब्लिक नोटिस आ गया, उसकी कार्रवाई चल रही थी। इस बीच में जो है वो निजामुद्दीन में आईटीबी हुमायूं टॉम के पास जो आईटीबीपी वाला प्लॉट है जो गवर्नमेंट एक्वायर करने आई थी एलएनडीओ वाले, और आपने जाके उसको रोका था, उसके बाद आप हाई कोर्ट में गए हैं। अदरवाइज आपने शुरू से उसको चैलेंज नहीं करा था 2 मैन कमेटी को। और 2 मेंबर कमेटी जब अपनी कार्रवाई कर रही थी और आप हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट में आपने चैलेंज किया, तो हाई कोर्ट के जो सिंगल जज साहब थे उन्होंने आपकी बात के ऊपर कोई स्टे नहीं दिया था। आपकी पिटीशन एडमिट जरूर हो गई थी लेकिन उन्होंने स्टे नहीं दिया था, और उन्होंने ये भी कह दिया था कि गवर्नमेंट का इदारा है आईटीबीपी, अगर उसके पास कोई लैंड जा रहा है तो उसको आप बनाने दीजिए। इन केस कभी बाद में आप जब अपनी मिल्कियत साबित कर देंगे तो आप इसके लैंड को वापस ले सकते हैं, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का कोई इदारा इस प्रॉपर्टी को बेच के तो नहीं भाग जाएगा। आपकी प्रॉपर्टी अगर है तो वहां इंटैक्ट होगी, आपको वापस मिल जाएगी। तो इसलिए हाईकोर्ट ने कोई स्टे नहीं दिया था, उसको आपने चैलेंज किया था डिवीजन बेंच में। डिवीजन बेंच ने भी आपको किसी तरह का स्टे देने से मना कर दिया था, उन्होंने कहा था ये इंटरिम ऑर्डर है, फाइनल ऑर्डर नहीं है, इसलिए हम कोई स्टे नहीं देंगे। तो आपको यह करना चाहिए था कि डिवीजन बेंच के ऑर्डर को लेकर आपको सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए था। आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? आप खामोश होकर बैठ गए। दूसरी बात यह है कि जब 2 मैन कमेटी आई, उन्होंने आपको बुलाया, नोटिस दिया, अखबार में पब्लिक नोटिस दिया, आपको इंडिविजुअली नोटिस देके भी बुलाया। आप वहां पे जाके सिर्फ ये अपनी पिटीशन की कॉपी दी आते हैं और कहते हैं कि आप प्रोसीडिंग्स मत कीजिए। 2 मैन कमेटी को कोई स्टे नहीं था, तो दे वर वेल विद इन देयर राइट्स टू कंडक्ट द इंक्वायरी। जो उसका इंक्वायरी का मैंडेट था उस हिसाब से इंक्वायरी कर रहे थे। तो जब आपको कोई स्टे नहीं था तो आपको उनके सामने पेश होना था। कानून तो यही कहता है जब इंक्वायरी हो रही है तो आप जाएंगे, अगर आप नहीं जा रहे तो वो आपकी लापरवाही है या आपका डिसीजन है, उसका जो खमियाजा है वो आप आज भुगत रहे हैं। इसके बाद ये बताऊं आपको कि वक्फ बोर्ड में मनमानी हो रही है। दिल्ली वक्फ बोर्ड जितना ये मौजूदा बोर्ड जो है वक्फ प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचा रहा है, इससे ज्यादा पहले वालों ने नहीं पहुंचाया। मैं ये नहीं कह रहा कि पहले वालों ने नहीं पहुंचाया। बोर्ड आजादी के बाद से लेके और अब तक जितने बोर्ड आए हैं सबने अपना फायदा उठाया है, चाहे बोर्ड के चेयरमैन हो, मेंबर्स हो, स्टाफ हो, सबने किसी ना किसी तरह खुद को फायदा पहुंचाया है और वक्फ के इदारे को, वक्फ की प्रॉपर्टीज को, और जिसका डायरेक्टली असर जो है मुस्लिम कौम पे पड़ा है, मैं कहूंगा कि मुस्लिम कौम को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने अपना जाती मफाद सामने रखा और मुस्लिम मफाद को पीछे कर दिया, फंसे पुश डाल दिया। तो जब ये बताया अमानतुल्लाह साहब ये कहते हैं कि हमने वहां जाने का नहीं फैसला किया कि हम कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे क्योंकि हमने रिट पिटीशन डाली हुई है, तो क्या इन्होंने बोर्ड का अप्रूवल लिया था? इतने अहम मसले पर जिसमें 123 प्रॉपर्टीज, खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज इन्वॉल्व है, क्या अमानतुल्लाह साहब उसमें इंडिविजुअली फैसला ले सकते थे? वो सिर्फ एक मेंबर है, बोर्ड की मीटिंग्स के लिए ही इज द चेयरमैन, अदरवाइज बोर्ड का जो भी फैसला होता है वो कंसेंसस से होता है, बोर्ड के मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होके होता है जो वक्फ एक्ट कहता है। अमानतुल्लाह साहब इंडिविजुअली इज नॉट कॉम्पिटेंट टू टेक डिसीजंस ऑन सच इंपॉर्टेंट मैटर्स। इस तरह का फैसला वो नहीं ले सकते थे। अगर इसमें कोई भी नुकसान होगा या आज जो स्थिति खड़ी हुई है उसके लिए अगर डायरेक्टली कोई जिम्मेदार है तो अमानतुल्लाह खान चेयरमैन जिम्मेदार है, उसके अलावा कोई जिम्मेदार नहीं है। 2022 में बोर्ड के मेंबर्स भी आते थे, बोर्ड के बहुत रेजोल्यूशंस पास हुए हैं, डिफरेंट इश्यूज के ऊपर हुए हैं जिसमें बोर्ड के मेंबर्स आते थे, 3 मेंबर आते थे या 4 मेंबर आते थे, दैट इज अ सेपरेट इशू। लेकिन बोर्ड की मीटिंग्स होती थी, बोर्ड के मेंबर आते थे और रेजोल्यूशन पास होते थे। 3 मेंबर 4 मेंबर में भी बोर्ड के रेजोल्यूशन पास हुए हुए हैं। तो ये मामला भी बोर्ड की मीटिंग बुला के और उसमें पास किया जा सकता था। अगर मेंबर नहीं आते तो रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन भी पास हो सकता था। लेकिन अमानतुल्लाह साहब ने इसमें ना किसी से राय ली या खुद लिया, अपने जो उनके सलाहकार थे और उनकी अपनी मन मर्जी जैसे चलती है
उन्होंने इसका डिसीजन लिया और कमेटी के सामने पेश नहीं हुए। अब आगे जो भी इसके आएगा रिजल्ट, उसके अमानतुल्लाह साहब जिम्मेदार होंगे। आज जो स्थिति है उसके भी अमानतुल्लाह साहब जिम्मेदार है। हाँ, जहां तक 123 वक्फ प्रॉपर्टीज का सवाल है, इसके लिए हम सब लड़ेंगे। ये हमारा हक है, हमारा असासा है। ना सिर्फ 123 प्रॉपर्टीज बल्कि 247 पूरी जो प्रॉपर्टीज है जो बरनी कमेटी में है और यहाँ नसरुल्ला कमेटी में जो 300 से ज्यादा प्रॉपर्टीज दी गई थी, उनका हम पूरी जो है रिपोर्ट्स मंगा रहे हैं और उस रिपोर्ट को देखते हुए हम आगे इस पे अपना जो भी लाइन ऑफ एक्शन होगा वो तय करेंगे। और हम जो भी काम करेंगे मुस्लिम मफाद में काम करेंगे। हम किसी इंडिविजुअल के ना डर के काम करेंगे, ना किसी इंडिविजुअल के हक में काम कर रहे हैं। हम जो काम कर रहे हैं खाली मुस्लिम मफाद में वक्फ के इदारे को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। और वक्फ प्रोटेक्शन डेवलपमेंट यूनिट जो हमारी एनजीओ है, जो वक्फ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और वक्फ की डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, इंशाल्लाह आगे हम इसमें अपनी पूरी जद्दोजहद जारी रखेंगे। और जो लाइक माइंडेड लोग हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे साथ जुड़े और हम सब मिलकर लड़ेंगे, क्योंकि ये किसी इंडिविजुअल की लड़ाई नहीं है और कोई इंडिविजुअल इसको लड़ भी नहीं सकता है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।